नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। 2024 का बिगुल जो है वो अब बज चुका है। लोकसभा चुनाव की जो तैयारी लोग जोर शोर में कर रहे हैं, उसके लिए नए नए जो प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी, वो अपने अपने नए नए योजनाओं के साथ आ रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में हमारे साथ अजय चौकर जी हैं। अजय चौकर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। अजय जी, ये बताइएगा कि आपने क्या सोच के रखा है, क्योंकि अब से पहले भी आपका इंटरव्यू हुआ है तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ें जनता से साझा की है, तो इस बार आपकी क्या नई रणनीति है? रणनीति तो क्षेत्र के विकास के अलावा एक प्रतिनिधि को ध्यान में रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई आदमी या जब कोई प्रत्याशी जीत करके क्षेत्र का प्रतिनिधि बनता है तो उसके दो ही लक्ष्य होने चाहिए, एक क्षेत्र का विकास और एक जन समस्याओं का समाधान। उसी प्रत्याशी को अच्छा जनप्रतिनिधि के रूप में माना जाता है क्षेत्र में, जो जनता से निरंतर संपर्क में रहता है और जो क्षेत्र के विकास में नई नई योजनाएं ला करके, जो सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं वो तो मिलती ही हैं, लेकिन प्रतिनिधि को ये भी प्रयास करना चाहिए कि सरकार से हम और कोई नई योजना ला करके जन विकास के लिए, जनहित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ लागू कराएं, जिससे क्षेत्र का विकास हो और जनता को रोजगार का साधन मिल सके। जैसे बीजेपी का एक मेन मुद्दा है हिंदू, तो आपका क्या कहना है? आप भी हिंदू हैं, तो हिंदुत्व पे आपकी क्या राय है? इस देश में सर्वधर्म समभाव आज से नहीं, बहुत लंबे समय से है और हर जनप्रतिनिधि को अपने अंदर एक भाव रखना चाहिए कि जो भी क्षेत्र के निवासी हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, चाहे वो किसी जाति के हैं, उसकी दृष्टि में सब समान हैं। यदि कहीं सनातन के साथ या हिंदू धर्म के साथ अत्याचार होता है तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि हिंदू धर्म की रक्षा करे, और भाजपा का यह लक्ष्य भी है कि हिंदुत्व की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो। इसी लक्ष्य को लेकर के हमारी पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी का कहीं ऐसा उद्देश्य नहीं है कि अन्य धर्मों का कहीं निरादर किया जाए या उनके विकास के मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाएं या उनको कहीं विकास से रोका जाए या उनके साथ कहीं कोई दबाव दिया जाए या उनका दमन किया जाए। ऐसा भाजपा का कहीं कोई भाव नहीं है, ऐसा कहीं कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो केवल उन लोगों के विरुद्ध हैं, हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो केवल उन माफियाओं के विरुद्ध हैं, उन अत्याचारियों के विरुद्ध हैं, उन लोगों के विरुद्ध हैं जो जनता का दमन करते हैं, जनता को लूटते हैं। वो किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो मेरा भी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मैं हिंदुत्व के लिए किसी अन्य धर्म के विरोध में खड़ा हो जाऊं। सर्वधर्म समभाव सनातन का लक्ष्य है और मैं एक सनातन धर्म का पूर्णतः पालन करने वाला ईश्वरवादी व्यक्ति हूं। मेरी नज़र में जनता के सभी लोग एक समान हैं, सबको विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं हिंदुत्व का दमन भी नहीं हो। अगर कहीं दमन होता है तो मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए हर तरह से प्रयास करूँगा कि हिंदुत्व को कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचे। कहा जा रहा है कि सनातन जो है वो खतरे में है, आपको क्या लगता है, सच में सनातन धर्म खतरे में है? आज तो लोग कहते हैं कि सनातन खतरा में है। सनातन तो जब खतरा में नहीं रहा जब अंग्रेज़ों का शासन था। यहाँ कितना दमन चक्र अंग्रेज़ों ने चलाया था। जब इस्लाम का शासन था यहाँ कितना दमन किया था इस हिंदुत्व का और सनातन का। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जो न्यायकारी होते हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव रखते हैं, जो सबकी रक्षा में अपना आदर्श मानते हैं, जो जीवों की रक्षा करते हों, जो वनस्पति को भी रक्षा करते हों, जो गौ को अपनी माता मानते हों, जो स्त्रियों का सम्मान करते हों, उनका दमन, उनका विनाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति सबसे बड़ी रक्षक है। जो न्याय प्रिय होते हैं, जो धर्म प्रिय होते हैं, उनका दमन तो किया जा सकता है, प्रताड़ित तो किया जा सकता है, पर उनको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो अत्याचारी थे, जो आतताई थे, उनका आज इस दुनिया के अंदर नाम नहीं है। कितनी जातियां, कितने बाहर के
लोग यहाँ आए और उन्होंने भारतवर्ष पर हमला किया, मंदिर लूटे, अत्याचार किए, वो स्वयं नष्ट हो गए। आज भी सनातन अपनी जगह पर जीवित है और आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सनातन दिन प्रतिदिन पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है। ये तो बात हो गई सनातन की, पर हम यहाँ पर और भी जानना चाहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा जो यहाँ के मौजूदा इस टाइम पे सांसद हैं, उनको जनता पसंद नहीं कर रही है, तो आप भी अब तो प्रत्याशी रूप में आगे आ रहे हैं, संभावित प्रत्याशी रूप में, तो क्या आप उनका टिकट कटवा कर उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहे हैं? ये एक अच्छे प्रतिनिधि बनने के लिए कोई लक्षण नहीं होता है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इसमें अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको चाहती है उसको टिकट देती है। सबका धर्म ये बनता है, हम पार्टी के सिपाही हैं। महेश शर्मा जी का टिकट कटवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे सांसद हैं और जब तक सांसद हैं तब तक हम उनका सम्मान करते हैं। यदि डॉक्टर महेश शर्मा जी को पार्टी अन्यत्र कहीं स्थान देती है, जैसे पिछली बार 2019 में भी मैंने टिकट मांगा था, और टिकट इसलिए मांगा था कि डॉक्टर साहब को अलवर भेजने की बात पार्टी के अंदर चली थी। कार्यकर्ताओं में ये चर्चा फैली कि डॉक्टर महेश शर्मा जी को इस बार गौतम बुद्ध नगर के बजाय अलवर से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो मैंने अथक प्रयास किया कि यदि डॉक्टर साहब अलवर जाते हैं तो टिकट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, जनता के बीच में काम करता हूँ, पार्टी के हर दिशा निर्देश को अक्षर से पालन करता हूँ, पार्टी के द्वारा दी गई सारी कार्य प्रणाली को पूरी तरह से पालन करते हुए पार्टी की बैठक कराता हूँ, पार्टी का प्रचार करता हूँ, रैली निकलवाता हूँ और हर तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। यदि डॉक्टर साहब इस बार भी उन्हें यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह टिकट दिया जाता है अथवा राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है उनको, बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं पार्टी के, बड़े सीनियर जनप्रतिनिधि रहे हैं, 3 बार चुनाव लड़े हैं यहाँ से, यदि वो कहीं जाते हैं दूसरी जगह तो मेरी दावेदारी पक्की है, मैं पूरी ताकत से टिकट मांगूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब को हटाने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मेरी कोई उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं है। डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं। यदि पार्टी ये उचित समझती है कि डॉक्टर साहब यहां से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें कहीं दूसरी जगह पार्टी एडजस्ट करती है, तो मैं अपनी दावेदारी पक्की तरह से यहाँ करूँगा और चाहूँगा कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, और जनता भी चाहती है कि टिकट मुझको मिलना चाहिए। आप गरीब लोगों का बहुत सेवा किए हैं, तो अब आपकी क्या रणनीतियां हैं कि जो गरीब जनमानस है उनके लिए क्या सोच के रखा है? देखिए, गरीब का लक्ष्य तो आज नहीं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, एक समय था जब राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा भी गरीबों की सेवा करते थे। उनका यही लक्ष्य था कि जनता उनकी पुत्र थी, जनता पूरी जनता को अपने पुत्रवत मानते थे और उनकी हर दुख को अपना दुख, हर सुख को अपना सुख समझते थे। मैं उसी मानसिकता को लेकर के चला हूँ इस राजनीति के अंदर, और मैं ये चाहता हूँ कि यदि मुझे सेवा करने का मौका इस क्षेत्र से मिला तो मैं निश्चय ही गरीबों के साथ खड़ा हूँगा। और ये मेरा लक्ष्य रहा है पहले से ही कि मैं किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मज़दूरों के साथ और असहायों के साथ हर तरह से खड़ा रहता हूँ। यही मेरा जीवन में लक्ष्य और यही मेरी राजनीति का ध्येय है। राजनीति मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि मेरा कोई पद या प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, केवल इस क्षेत्र की और राष्ट्र की और जनता की सेवा के लिए ही मैं जनप्रतिनिधि बनना चाहता हूँ और यही लक्ष्य लेकर जीवन में चलूँगा। जैसे आप खुर्जा के निवासी हैं, पर यहाँ पर हमको क्षेत्र से पता चला कि कोई ऐसी सरकारी हॉस्पिटल मतलब अस्पताल नहीं है अच्छी जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। अगर किसी का कोई इमरजेंसी केस होता है तो बाहर रेफ़र किया जाता है। तो आप यदि सांसद बनते हैं तो क्या इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे? खुर्जा बहुत लंबे समय से एक बड़ा प्रतिष्ठित नगर है। यहाँ एक समय घी की मंडी मशहूर हुआ करती थी पूरे विश्व के अंदर। आज पोल्ट्री इंडस्ट्री के क्षेत्र में पूरे विश्व में खुर्जा का नाम है। खुर्जा में सुविधाएं बहुत सारी होनी चाहिए।
खुर्जा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर का शहर होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं यहाँ इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। वैसे जब से योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं दी हैं, दवाइयों का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत सारी मशीनें भी आई हैं, और जो जर्जर जीर्ण हालत अस्पताल की थी उसको भी चेंज किया गया है। अस्पताल की स्थिति सुधारी गई है, कुछ नए वार्ड भी बने हैं, सने सने अस्पताल की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कोई सुविधाजनक ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे जैसे जनता अगर कोई क्योंकि सभी जनता प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, इतना उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा कोई सरकारी हॉस्पिटल हो जहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, सारी मशीनें हों। यहाँ जटिया हॉस्पिटल के पास बहुत सारी ज़मीन है। यदि मैं इस क्षेत्र को कभी रिप्रेजेंट करने के लिए सौभाग्यशाली बना तो ज़रूर ही इस हॉस्पिटल को मैं उस स्तर तक पहुंचाऊंगा कि जहां जनता को एम्स की तरफ ना देखना पड़े, या प्राइवेट बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं उनकी तरफ ना देखना पड़े, उनको सारी सुविधाएं यहीं मिलें। जैसे आपने अभी पोल्ट्री की भी बात की, तो खुर्जा बहुत जाना जाता था इसी के लिए कि यहाँ पे पोल्ट्री के जो मतलब सामान जो बनते हैं, ये जो पोल्ट्री का उद्योग है वो बहुत ही विश्व स्तर पर था, पर अब देखा जा रहा है कि उसमें बहुत घटाव हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो यदि आप सांसद बनते हैं तो क्या इस पर बहुत ध्यान देंगे? खुर्जा हमारी आर्थिक समृद्धि का इस तरह से एक केंद्र बना है कि यहाँ घी की मंडी और पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड स्थिति में थी। एक समय था जब यहाँ लगभग 513 यूनिट थी पोल्ट्री की, आज यहाँ घट करके 300 के आसपास यूनिट हुई हैं। वैसे सरकार ने काफ़ी सुविधा दी हैं, जैसे पहले यहाँ भट्टी कोयला से चला करती थी, तो शाम के समय हम देखते थे पूरे आकाश में धुंध हो जाती थी, कोयला काला पूरा आकाश हो जाता था, और ऊपर से धुआं राख कपड़ों के ऊपर गिरा करती थी, मतलब प्रदूषण हो जाता, प्रदूषण बहुत ज़्यादा था खुर्जा के अंदर। और यहाँ उसी कारण से वर्षा भी बहुत कम होती थी। सरकार ने फिर उस ट्रेंड को चेंज किया और यहाँ डीजल की भट्टी आ गई, उसको भी चेंज कर दिया। अब वो यहाँ गैस की भट्टी हैं, प्रदूषण काफ़ी कम हुआ है। लेकिन जिस तरह से 513 यूनिट आज से करीब 40 वर्ष पहले थी, आज यहाँ कम से कम 700 यूनिट यहाँ खुलनी चाहिए थी, और बड़े स्तर पर यहाँ का कारोबार बढ़ना चाहिए था। उस स्तर तक बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। इसके क्या कारण रहे हैं? इसका कारण कुछ तो ये कि जो पोल्ट्री में लाभ होता था, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो छोटी यूनिट हैं वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रही हैं। जिनके पास बड़ा कारोबार है वो तो आज विश्व बाज़ार में अपने आप को स्टैंड किए हुए हैं, स्थापित कर रखा है उन्होंने, और अच्छा माल बना करके विश्व में सप्लाई देते हैं। तो अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे, मैंने यहाँ एक पीएचडी भी कराई है अपने साथ, एक मिस्टर प्रमोद कुमार आज जो लेक्चरर हैं यहाँ गोठनी डिग्री कॉलेज में, उनको पीएचडी कराई थी इस पे पोल्ट्री इंडस्ट्री पे। तो उस समय मैंने बहुत सारे सुझाव दिए थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट सुझाव है वो एक तो यहाँ का जो पानी की व्यवस्था है, जो निकासी है पानी की, जो प्रदूषित वाटर है वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से जो मज़दूर है वहाँ का वो बीमार हो जाता है। तरह तरह की बीमारी, जैसे टीबी जैसी बीमारी, एक तो जो धुआं निकलता है उससे, और कुछ जो राख उड़ती है उससे, और कुछ पानी जो स्टैगनेंट वाटर है, उस स्टैगनेंट वाटर पॉल्यूट होने से लोगों को वहाँ तरह तरह की बीमारी हो जाती है, मच्छर होते हैं बहुत। तो इन सब बातों पर अगर सुविधा दी जाए और सरकार इंडस्ट्रीज को कुछ सब्सिडी भी दे, जो सब्सिडी जैसे गैस पर देती है, अगर जो रॉ मटेरियल आता है उस पर भी सरकार अगर सब्सिडी दे, और रॉ मटेरियल के साथ साथ मार्केट की उपलब्धि कराए, मार्केट तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो जाए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है। और ये खुर्जा की पहचान है
इंडस्ट्री, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से अब तक बने हैं उनको ध्यान देना चाहिए था। और यदि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मैं आपसे ये वास्तव में ही वचन देता हूँ, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में काम भी किया है और वैसे भी मेरा स्पेशलाइजेशन है वाटर रिसोर्स क्राइसिस एंड मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भरसक प्रयास करूँगा, जिससे यहाँ का पोल्ट्री इंडस्ट्री का मालिक थोड़ा मजबूत हो और ये कारोबार विश्व स्तर पर पुनः पहुँच जाए। जैसे यहाँ पर जैसे जो युवा हैं उनके लिए रोजगार की भी दिक्कत हो रही है, तो वो दिल्ली जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, मतलब इस तरफ चले जा रहे हैं, और अपने खुर्जा में जगह होते हुए भी कोई कंपनी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से जो रोजगार है वो बढ़ नहीं रहे हैं, एक तरीके से घटते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए भी आपका कोई योजना है? देखिए, जब यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और जैसे अभी ये THDC बना है, इसमें सारे लोग बाहर के ला करके एम्प्लॉई यहाँ उतार दिए हैं। ये जो हमारे इस THDC के बड़े अधिकारी हैं, इनको प्रायोरिटी पर लोकल लोगों को जिनकी ज़मीन गई है या जो आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं उनको रोज़गार देना चाहिए था। अब इसमें हमारे जनप्रतिनिधि कितना सहयोग कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे मौका मिला तो मैं अवश्य ही यहाँ 50% लोकल लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था बना दूंगा, सरकार से मिल करके, अधिकारियों से मिल करके। बिल्कुल। और एकदम लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जैसे पार्टी गायों पे बहुत ध्यान देती है, तो यहाँ पर कोई गौशाला भी कोई है भी तो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, वो तो मैं क्षेत्र से देख कर आई हूँ। तो आप यदि सांसद बनते हैं तो आप गायों की रक्षा के लिए क्या करेंगे? यहाँ खुर्जा के अंदर 2 बड़ी गौशाला हैं, उन्हें सरकार से भी पैसा मिलता है पर कंडीशन किसी की भी अच्छी नहीं है, और क्षेत्र के लोगों से भी कंट्रीब्यूशन मिलता है। 2 गौशाला यहाँ खुर्जा के अंदर हैं, एक गौशाला धरारी गांव है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ है। गौशाला में जो गौरक्षक हैं उनको एक तो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि हम उनको रोजगार के रूप में कुछ इंसेंटिव दें या कुछ सैलरी पेमेंट करें तो एक तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो गऊ पर ध्यान देंगे। दूसरा ये कि यहाँ अधिकारियों को स्वयं, जैसे हमारे SDM होते हैं तहसील में या तहसीलदार होते हैं, यदि रैंडम विजिट करते रहें गौशाला की तो गौशाला की स्थिति सुधर सकती है। गाय हैं, सवेरे उनको ले जाते हैं चरा करके, शाम को ला करके ऐसे ही बांध देते हैं। जो दूध देने वाली गाय हैं उनको चारा दे दिया, और जो ऐसी गाय हैं उनको कोई चारा देने की व्यवस्था मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं है। अभी हमने कंट्रीब्यूशन किया था धरारी गौशाला के लिए, सब लोगों ने, आर्य समाजियों ने। मैं तो स्वयं भी गऊ पालता हूँ, मुझे वर्षों हो गए, 2 गऊ बहुत अच्छी रखता हूँ, दूध पीते हैं हम गऊ का। और जो हमारे यहाँ लोग आते हैं उनको गऊ के दूध की चाय भी पिलाते हैं, जो चाय नहीं पीते हैं उनको दूध भी पिला देते हैं। तो मैं तो स्वयं ही गऊ पालक हूँ, गांव में भी मेरे भाई गऊ पालते हैं। तो गऊ की जो व्यवस्था है हिंदुओं को इस पर ध्यान देना चाहिए, और कम से कम एक परिवार को, जिनके पास रखने की व्यवस्था नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन जिनके मकान अच्छे हैं और जो दूध बाहर से लाते हैं, यदि ये गऊ पालेंगे तो गऊ के बहुत सारे लाभ हैं। बाबा रामदेव, हमारे योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो गाय के पालन पर बहुत जोर देते हैं, और उनके निर्देशानुसार हम लोगों को ये अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि हमको भी गऊ पालन पर ध्यान देना चाहिए और गऊओं की ठीक से रक्षा करनी चाहिए, और गायों को ऐसे पालना चाहिए जैसे हम अपनी माँ को पालते हैं, क्योंकि गऊ हमारी माता है। जब हम अपनी माँ पर विशेष ध्यान देते हैं, उसी तरह से हम गऊ को, क्योंकि हमारे बच्चों के पालने पोषने का आधार है गऊ, तो गऊ, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उनकी भी सेवा भी होनी चाहिए। जी, उनकी रक्षा होनी चाहिए। पहले जब तक माननीय योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे
रात में गऊओं को लोग ले जाते थे और उनको कट्टी घर में ले जा कर के उनके साथ बड़ा खराब व्यवहार होता था, उनकी जीवन लीला के साथ खिलवाड़ होती थी। लेकिन जब से योगी जी आए हैं इस पर सख्ती आई है, बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि एक भी गऊ को सड़क पर से पकड़ करके कोई ले जाए या गऊ को मार दे, और जो मार भी देते हैं उनके साथ बहुत सख्ती से पुलिस पेश आती है और उनको दंडित करती है, उनको जेल होती है और उन पर जुर्माना भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए और समय भी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। ये थे अजय छौकर जी, जो कि संभावित सांसद प्रत्याशी हैं, और उनका कहना है कि यदि इस बार वो सांसद बनते हैं और बीजेपी उन्हें टिकट भी देती है तो वो बहुत सारे वो कार्य करके दिखाएंगे जो अब तक के खुर्जा में कोई भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो पोल्ट्री से लेकर और भी उद्योग को लेके और गौ रक्षा को लेके बहुत कुछ सोच के रखा है। उनका कहना है कि यदि वो सांसद बनेंगे तो कोई भेदभाव भी नहीं करेंगे, वो जितना हिंदुओं को जितना महत्व देंगे वैसे बाकी भी जाति और धर्म को भी ध्यान देंगे। पर देखना तो यही है कि पहले सरकार क्या करती है और बीजेपी जो है वो इन्हें टिकट देती है यानी। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M